दोस्तों, कहानी पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रिया है। ये कहानी मेरे दादा और मेरी मम्मी की। मेरा परिवार छोटा सा था। मेरे दादा, जिनकी उम्र अब 62 साल की थी, मेरी मम्मी जो 38 साल की थीं, मेरा बड़ा भाई राहुल जो 25 साल का है और विदेश में नौकरी करता है, और मैं 20 साल की रिया। मेरी दादी की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। वो एक हादसे में चली गई थी और उसके बाद से दादा अकेले रह गए थे। मेरे पापा भी हमें छोड़कर जा चुके थे। मैं तब सिर्फ 5 साल की थी जब वो एक बीमारी से गुजर गए। मेरे दादा का नाम प्रकाश है। वो लंबे चौड़े थे, उम्र के हिसाब से मजबूत। उनकी भूरी आंखों में एक गहराई थी और उनकी आवाज़ में एक अजीब सा आकर्षण। लोग कहते थे कि वो जवानी में बहुत हैंडसम रहे होंगे। मम्मी का नाम अनिता है। वो बहुत खूबसूरत थीं। गोरा रंग, लंबे काले बाल और एक मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले। वो उदास रहती थी, शायद पापा की याद या शायद कुछ और। लेकिन सच तो मुझे बाद में पता चला जब मैं कॉलेज में थी, पहले साल की पढ़ाई कर रही थी। राहुल विदेश में था पिछले 2 साल से, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में घर में एक खालीपन और बढ़ गया था, और शायद यही खालीपन दादा और मम्मी को एक दूसरे के करीब ले आया। ये सब पिछले साल की बात है। अप्रैल का महीना था, गर्मी शुरू हो चुकी थी। मैं कॉलेज से थककर घर लौटी थी। उस दिन मेरी एक क्लास जल्दी ख़त्म हो गई थी और मैंने सोचा कि घर जाकर थोड़ा आराम करूंगी। घर का दरवाज़ा खुला था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि मम्मी हमेशा उसे बंद रखती थी। मैंने अपने जूते उतारे और चुपचाप अंदर चली गई। घर में सन्नाटा था। मैंने सोचा शायद मम्मी बाज़ार गई होंगी और दादा अपने कमरे में होंगे। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी मुझे रसोई से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। हल्की हल्की हंसी, कुछ फुसफुसाहट। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी आया होगा। मम्मी को हंसते हुए मैंने बहुत दिनों बाद सुना था, तो मेरे मन में एक उत्सुकता सी जागी। मैं चुपके से रसोई की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और मैंने अंदर झांक कर देखा। जो मैंने देखा वो मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं था। मम्मी रसोई में खड़ी थीं। वो चाय बना रही थीं और उनके हाथ में एक कप था। उनके ठीक पीछे दादा खड़े थे। उनकी बाहें मम्मी की कमर पर थीं और वो धीरे धीरे उनके कानों में कुछ कह रहे थे। मम्मी हंस रही थीं। उनकी आंखों में एक चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। दादा का चेहरा मम्मी के कंधे के पास था और वो धीरे से उनकी गर्दन के पास अपनी नाक ले गए। मम्मी ने हल्के से अपनी आंखें बंद की, जैसे वो उस पल को महसूस कर रही हूँ। ये सब इतना अजीब था कि मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं चुपचाप पीछे हट गई और अपने कमरे में चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या मैंने जो देखा वो सच था? मैंने सोचा कि शायद मैं गलत समझ रही हूँ, शायद वो बस हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन मेरे दिल को यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि शायद ये एक बार की बात हो, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक शक का बीज पड़ गया था। उस दिन के बाद मैंने दादा और मम्मी पर नज़र रखनी शुरू कर दी। अगले कुछ दिन मैंने गौर किया कि दिन में सब कुछ सामान्य था। मम्मी सुबह उठती, नाश्ता बनाती, दादा को चाय देती, दादा अपने अखबार में खोए रहते और मम्मी घर के काम में लगी रहती। लेकिन कुछ तो बदला हुआ था। दादा की आंखों में एक चमक थी जो पहले नहीं दिखती थी। वो मम्मी से बात करते वक्त थोड़ा ज़्यादा मुस्कुराते थे। मम्मी भी पहले से ज़्यादा खुश लग रही थी। वो गुनगुनाती रहती, अपने बालों को बार बार संवारती और कभी कभी दादा की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा देती। ये सब छोटी छोटी चीज़ें थीं, लेकिन मेरे शक को और गहरा कर रही थीं। एक शाम मैं अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। मम्मी ने कहा था कि वो पड़ोस में किसी से मिलने जा रही हैं और दादा अपने कमरे में थे। मैंने सोचा कि थोड़ा टीवी देख लूँ। मैं हॉल में गई, लेकिन तभी मुझे मम्मी की चप्पलों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि शायद वो जल्दी लौट आईं। मैंने टीवी की आवाज़ कम की और चुपके से देखने की कोशिश की। मम्मी हॉल में नहीं थी। मैंने गौर किया कि दादा के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैं चुपचाप वहाँ तक गई। अंदर से मम्मी की धीमी आवाज़ आई, प्रकाश जी, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? दादा ने हंसते हुए कहा, अनिता, रिया ऊपर है और बाहर कोई नहीं है, चिंता मत करो। मैंने दरवाजे की दरार से झांका। मम्मी दादा के पास बैठी थीं। दादा का हाथ मम्मी के कंधे पर था और वो धीरे धीरे उनके बालों को सहला रहे थे। मम्मी का चेहरा थोड़ा लाल था और वो दादा की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर दादा ने अपना चेहरा मम्मी के करीब किया और मम्मी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके बीच का वो पल कुछ ऐसा था जो मेरे लिए समझना मुश्किल था। मैं चुपचाप पीछे हट गई और अपने कमरे में आ गई।
मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। कुछ दिन बाद एक रात मैं देर तक पढ़ाई कर रही थी। करीब 11:30 होंगे। मैंने सोचा कि पानी पीकर सो जाऊं। मैं अपने कमरे से निकली और किचन की तरफ बढ़ी। तभी मैंने देखा कि दादा अपने कमरे से निकलकर मम्मी के कमरे की तरफ जा रहे थे। वो चुपचाप चल रहे थे जैसे किसी को पता न चले। मम्मी का कमरा पहली मंजिल पर था और दादा का कमरा नीचे। मैंने सोचा कि शायद उन्हें कोई काम हो, लेकिन फिर मैंने देखा कि मम्मी के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला और दादा अंदर चले गए। दरवाज़ा बंद हो गया। मैं वहीं सीढ़ियों पर खड़ी रह गई। मेरा दिल फिर से तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत की और चुपके से मम्मी के कमरे के पास गई। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने कानों को दरवाजे से सटा दिया। अंदर से हल्की हल्की बातें सुनाई दे रही थीं। मम्मी की आवाज़, प्रकाश जी, अगर रिया को पता चल गया तो। और दादा की धीमी हंसी, अनिता, वो सो रही है, उसे कुछ नहीं पता। फिर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया और फिर कुछ ऐसी आवाज़ें आईं जो मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था। बिस्तर की हल्की चरमराहट, कोई चीज़ गिरने की आवाज़ और फिर मम्मी की धीमी सांसें। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। मेरी सांसें तेज़ थीं और मेरा शरीर कांप रहा था। ये क्या था? मेरी आंखों के सामने वही सब घूम रहा था। रसोई में वो पल, हॉल में वो करीबी और पंप, और अब ये रात का सन्नाटा। मैं सो नहीं पाई। मेरे मन में गुस्सा था, शर्मिंदगी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा खिंचाव भी था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगले दिन मैं कॉलेज गई, लेकिन मेरा ध्यान कहीं नहीं था। मेरे दोस्तों ने पूछा कि मैं उदास क्यों हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मैं बस सोच रही थी कि क्या करूँ। क्या मैं मम्मी से पूछूँ या दादा से? लेकिन मेरे पास हिम्मत नहीं थी। और फिर एक अजीब बात हुई। मैं जब भी उस रात को याद करती, मेरा शरीर एक अजीब सी गर्मी से भर जाता। मेरे मन में कुछ गलत ख्याल आने लगे। मैं सोचने लगी कि क्या ऐसा होना गलत है? क्या प्यार और करीबी की ज़रूरत सबको नहीं होती? और फिर एक ख़तरनाक ख्याल मेरे दिमाग में आया, क्या मुझे भी किसी की ज़रूरत है? मैंने अपने दोस्त रोहन की तरफ ध्यान देना शुरू किया। वो कॉलेज में मुझसे अक्सर बात करता था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मैंने दादा की आंखों में देखी थी। वो हंसता, मेरे साथ मजाक करता और कभी कभी मेरे करीब आने की कोशिश करता। पहले मैं उसे दूर रखती थी, लेकिन अब मैं उसे रोक नहीं पा रही थी। एक दिन हम कॉलेज के बाद पार्क में बैठे थे। वो मेरे पास आया, उसने मेरे हाथ को छुआ। उसकी उंगलियां मेरी हथेली पर हल्के हल्के घूम रही थीं और मेरे शरीर में एक अजीब सा कंपन हुआ। उसने धीरे से मेरे कानों में कहा, रिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही। और फिर मैंने खुद को उसके और करीब जाने दिया। उस दिन के बाद रोहन और मेरे बीच कुछ बदल गया। वो मुझे मैसेज करता, देर रात तक बातें करता। हम कॉलेज के बाद अक्सर मिलने लगे। एक बार उसने मुझे अपने घर बुलाया। उसका परिवार बाहर गया हुआ था। मैं गई। हम उसके कमरे में बैठे थे। उसने मेरे करीब आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी सांसें मेरे चेहरे के पास थीं। उसने धीरे से मेरे गाल को छुआ और मैंने उसे नहीं रोका। वो पल कुछ ऐसा था जो मुझे गलत भी लग रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी दे रहा था। धीरे धीरे मैं रोहन के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगी। हम कॉलेज के बाद कहीं ना कहीं घूमने जाते। वो मुझे अपने दोस्तों से मिलवाता और मैं उसकी दुनिया में खोने लगी। लेकिन मेरे मन में हमेशा दादा और मम्मी की बात घूमती रहती। मैं सोचती कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो मेरे लिए भी ये गलत नहीं है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर का एक हिस्सा चीख रहा था कि मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ। एक रात मैं घर लौटी। मम्मी और दादा हॉल में बैठे थे। मम्मी दादा के लिए चाय बना रही थी और दादा उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने गौर किया कि मम्मी की साड़ी का पल्लू थोड़ा नीचे सरक गया था और दादा की नज़रें वहीं टिकी थीं। मम्मी ने हल्के से अपने बालों को ठीक किया और दादा ने अपना हाथ मम्मी की तरफ बढ़ाया। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई, लेकिन वो दृश्य मेरे दिमाग से नहीं गया। और फिर उसी रात रोहन का मैसेज आया। उसने लिखा, रिया, तुम आज बहुत अच्छी लग रही थी, काश तुम मेरे पास होती। मैंने जवाब दिया, काश मैं भी तुम्हारे पास होती। और उस रात मैंने खुद को पूरी तरह बदलते हुए महसूस किया। कई महीने बीत गए। मैं रोहन के साथ अपने रास्ते पर चल रही थी और दादा मम्मी अपने रास्ते पर। रोहन के साथ मेरी नज़दीकी अब एक आदत बन गई थी। मैं दिन में कॉलेज जाती, लेकिन मेरा मन कहीं और रहता।
क्लास में बैठकर मैं रोहन के मैसेज पढ़ती, उसकी बातों में खो जाती। वो मुझे हर दिन कुछ न कुछ ऐसा कहता जो मेरे दिल को छू जाता। एक दिन उसने मुझे फिर से अपने घर बुलाया। मैं गई। उसका कमरा हल्की रोशनी से भरा था और वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था। वो मेरे पास आया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खुद को उसके और करीब जाने दिया। वो पल कुछ ऐसा था जो मुझे हर बार और गहरे तक ले जा रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके छुआन को महसूस करने लगी। मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या ये वही एहसास है जो मम्मी को दादा के पास ले जाता है? लेकिन मैंने उस सवाल को दबा दिया। उस दिन के बाद मैं और डूब गई। रोहन मेरे लिए सब कुछ बन गया था। मैं देर रात तक उसके साथ बाहर रहती और घर लौटने का मन ही नहीं करता था। घर का माहौल अब पहले से भी ज़्यादा अजीब हो गया था। मम्मी और दादा अब मेरे सामने भी कम सावधान रहने लगे थे। मेरे मन में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा खिंचाव भी। मैं सोच रही थी कि क्या उन्हें अब कोई डर नहीं है? क्या वो सोचते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं? और फिर मेरा दिमाग रोहन की तरफ चला गया। उसकी बातें, उसकी छुआन और वो पल जो मुझे हर बार और गहरे तक ले जा रहे थे। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि अगर मम्मी और दादा ऐसा कर सकते हैं तो मेरे लिए भी ये गलत नहीं है। लेकिन मेरे दिल का एक कोना चीख रहा था कि मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ। फिर एक रात मैं देर से घर लौटी। रोहन के साथ एक पार्टी में गई थी और वहाँ का माहौल मुझे और उलझन में डाल गया था। मैंने देखा कि मम्मी का कमरा बंद था और दादा अपने कमरे में नहीं थे। मैं चुपचाप मम्मी के कमरे के पास गई। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने कानों को दरवाजे से सटा दिया। अंदर से मम्मी की धीमी आवाज़ आई, प्रकाश जी, आज थोड़ा जल्दी रिया कब आ जाए पता नहीं। दादा ने हंसते हुए कहा, अनीता, वो अपनी दुनिया में खोई है, उसे क्या पता। फिर सन्नाटा छा गया। मैं समझ गई कि वो फिर से उसी दुनिया में खो गए थे। मैं अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई। मेरे मन में एक तूफान उठ रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या ये सब मेरे सामने भी खुलकर होगा। और फिर रोहन का मैसेज आया। उसने लिखा, रिया, आज रात तुम बहुत अच्छी लग रही थी, काश तुम मेरे पास रुक जाती। मैंने जवाब दिया, काश मैं भी रुक पाती। उस रात मैंने खुद को पूरी तरह बदलते हुए महसूस किया। मैं उस रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुकी थी कि वापसी नामुमकिन लग रही थी। कई महीने बीत गए। मैं रोहन के साथ अपनी दुनिया में खोई थी और दादा मम्मी अपनी दुनिया में। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक शाम मैं कॉलेज से लौटी तो देखा कि घर का माहौल कुछ अलग था। दरवाजे पर एक जोड़ी जूते पड़े थे जो मुझे पहचाने हुए लगे। मैं अंदर गई तो हॉल में राहुल बैठा था। उसका चेहरा सख्त था। मम्मी और दादा भी वहाँ थे, लेकिन उनकी नज़रें नीचे थीं। मैंने कहा, भैया तुम कब आए? राहुल ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, आज सुबह। रिया, तू ऊपर जा, मुझे मम्मी और दादा से कुछ बात करनी है। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैं अपने कमरे में चली गई। ऊपर से मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। राहुल की आवाज़ ऊंची हो रही थी और मम्मी की आवाज़ कांप रही थी। मैं चुपके से सीढ़ियों पर आ गई और सुनने की कोशिश करने लगी। राहुल चिल्ला रहा था, ये क्या चल रहा है यहाँ? मैंने सोचा था कि मैं अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ ये सब। उसकी आवाज़ में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक दर्द भी। मैंने नीचे झांका। राहुल अपने फ़ोन पर कुछ दिखा रहा था। मम्मी और दादा सोफे पर बैठे थे। उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे। राहुल ने फ़ोन मम्मी की तरफ बढ़ाया और कहा, ये देखो, मैंने घर में कैमरे लगवाए थे सुरक्षा के लिए, लेकिन ये क्या है? रात को कमरे में, दिन में हॉल में, आप दोनों को शर्मिंदगी भी नहीं होती? मम्मी ने फ़ोन की तरफ देखा और अपने हाथों से मुंह छुपा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादा का सिर झुका हुआ था और उनकी उंगलियां कांप रही थीं। राहुल ने मेज़ पर ज़ोर से मुक्का मारा और चिल्लाया, आप लोग मेरे परिवार हैं और आपने ये सब किया मेरे पीठ पीछे? मम्मी रोते हुए बोली, राहुल बेटा, हमें माफ़ कर दे, हम बहक गए थे, अकेलापन, वो हमें यहाँ ले आया। उनकी आवाज़ टूट रही थी। दादा ने धीरे से कहा, राहुल, मैंने गलती की, मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना आगे बढ़ जाएगा, हमें माफ़ कर दे। उनकी आवाज़ में शर्मिंदगी थी, लेकिन राहुल का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने कहा, माफ़ी? आप लोग माफ़ी मांग रहे हैं? क्या आपको पता है कि इस घर में क्या टूट गया है? रिया तक इसकी चपेट में आ गई है। मैं सुन रही थी और मेरे पैर कांपने लगे। राहुल ने मुझे आवाज़ दी, रिया नीचे आ। मैं डरते डरते नीचे गई। राहुल ने मेरी तरफ देखा और कहा, रिया तू भी बता, ये सब कब से चल रहा है और तू कहाँ तक भाग गई? मैं रो पड़ी। मैंने सब बता दिया। रसोई में वो पल, रात का सन्नाटा और रोहन के साथ मेरी गलतियाँ। राहुल का चेहरा लाल हो गया।
उसने अपने बाल खींचे और कहा, ये मेरा परिवार है। मैं विदेश में दिन रात मेहनत करता हूँ और यहाँ सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मम्मी ने राहुल के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, बेटा हमें एक मौका दे दे, हम सुधर जाएंगे। दादा भी हाथ जोड़कर बोले, राहुल मैं बूढ़ा हूँ, मेरी गलती थी, मुझे सज़ा दे दे लेकिन इस घर को बचा ले। लेकिन राहुल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, ये माफ़ी की बात नहीं है, ये अपराध है और इसके लिए आपको सज़ा मिलेगी। अगले दिन सुबह राहुल ने पुलिस को फ़ोन किया। 2 पुलिस वाले घर आए, एक इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल। राहुल ने उन्हें फ़ोन में कैमरे की फुटेज दिखाई। इंस्पेक्टर ने फुटेज देखी और कहा, यह गंभीर मामला है, हमें इन दोनों को थाने ले जाना होगा। मम्मी और दादा चुपचाप बैठे थे। मम्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे और दादा का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। पुलिस ने दोनों को हथकड़ी लगाई। मम्मी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, रिया हमें माफ़ कर देना। लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई। मोहल्ले में हंगामा मच गया। पड़ोसी बाहर निकल आए और लोग कानाफूसी करने लगे। पुलिस की गाड़ी में मम्मी और दादा को बिठाया गया। राहुल मेरे पास आया और कहा, रिया ये सही है, उन्हें अपनी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं बस चुपचाप रो रही थी। कुछ दिन बाद कोर्ट में केस चला। जज ने फुटेज देखी और दोनों को दोषी पाया। दादा को 2 साल की सज़ा सुनाई गई और मम्मी को 1 साल की। जज ने कहा, यह सिर्फ नैतिक गलती नहीं नहीं बल्कि कानून का उल्लंघन है। समाज में ऐसे रिश्तों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब मम्मी और दादा जेल चले गए, घर में सन्नाटा छा गया। राहुल मेरे पास बैठा और कहा, रिया मैं जानता हूँ कि तूने बहुत कुछ देखा, तू भी बहक गई थी, लेकिन अभी भी वक्त है। मैंने रोते हुए कहा, भैया मैं गलत रास्ते पर चली गई थी, मुझे माफ़ कर दो। राहुल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, रिया मैं तेरा भाई हूँ, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमें ये समझना होगा कि गलत रास्ते हमें सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। उस दिन के बाद राहुल ने मेरी पढ़ाई पर ध्यान लगवाया। मैंने रोहन से सारी बातें ख़त्म कर दी। धीरे धीरे मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जो हुआ वो मेरे दिल से कभी नहीं निकला। दोस्तों, ये कहानी मेरे परिवार की थी। इसमें गलतियाँ थीं, दर्द था और एक सबक भी था। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे आसपास कोई गलत रास्ते पर जा रहा हो तो हमें उसे सज़ा देने से पहले समझाने की कोशिश करनी चाहिए। प्यार और करीबी की ज़रूरत सबको होती है, लेकिन उसे सही रास्ते पर ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम किसी को सही वक्त पर रोक लें तो शायद एक परिवार टूटने से बच जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि गलतियाँ इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का मौका भी हमें ही देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।